हेलो एवरीवन। मैं हूं मुस्तनसर सियाम और आज मुझे इस्लामाबाद से जीएम पिताफी साहब ने ज्वाइन किया है चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ मिडल ईस्ट को। इसके अलावा सऊदीया ईरान जो रिप्रोचमा है और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जीएम पिताफी इज इंचार्ज एचओडी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी एंड ही टीच पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस at different Islamabad-based universities. Thank you so much, GM Pitafi sir, for joining me. Thank you, Muslim sir, for having me. अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाई मिडिल ईस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। आई मीन इट हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, और जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मतलब जो स्ट्रेटेजिक हो या पॉलिटिकल हो, जो विच कंपेल्स यूएस के उस बोथ का इंटरेस्ट जो है रीजन में वो हमेशा से रहे। Thank you, Muslim sir. Indeed, this is very important topic to discuss. क्योंकि आजकल की जितनी भी वर्ल्ड न्यूज चल रही हैं या करंट अफेयर हैं उसमें मिडल ईस्ट आज भी इम्पोर्टेंट है, माजी में भी हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वाई मिडल ईस्ट रीजन इज इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। और जब हम इसके सिग्निफिकेंस को डिवाइड करते हैं तो आई बिलीव के 3 से 4 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर रही हैं और वो दूसरी जो हमारे रीजन्स हैं उनमें आपको बड़ी कम नजर आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिल ईस्ट इज इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पोलिटिकली। वाई? Because it connects three seas: Red Sea, Arabian Sea and Mediterranean Sea। और इसके अलावा जो दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स आपको नजर आती हैं वो भी मिडल ईस्ट में नजर आती हैं। सुएज कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, बाबुल मंदब है एग्जैक्टली। एंड पर्शियन गल्फ है। तो ये इसको स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट बना देती हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिकली भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि अब एज एवरीवन नोज के जो ऑयल के रिजर्वेयर्स हैं तकरीबन वो मिडल ईस्ट में हमें नजर आते हैं। और पर्टिकुलरली जो ओपेक कंट्री हैं, जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये भी मिडल ईस्ट के अंदर ही है ज्यादा। और जो सऊदी अरेबिया है वो इसको ज्यादा जो है वो लीड करता है इस मामले में। और थर्डली आई बिलीव के इसकी थोड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि मिडल ईस्ट रीजन इज द ओनली रीजन इन द वर्ल्ड जहां पे हमें अथॉरिटेरियन रिजीम्स ज्यादा मिलते हैं। बल्कि अथॉरिटेरियंस में भी थियोक्रेटिक रिजीम्स हमें वहां पे ज्यादा मिलते हैं। वहां पे डेमोक्रेसीज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड दी लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिडल ईस्ट has also a cultural significance because it is the home of three important civilizations as well as the religions like Judaism, Islamism and the Christianity। राइट। अच्छा सर, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, मतलब सऊदी ईरान जो रिप्रोचमा है, इसकी जो कॉजेज थी, काइंडली आप उनको भी आउटलाइन कर दें, और कौन से इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके असरात जो हैं जो मिडिल ईस्ट की चेंजिंग जो शिफ्टिंग डायनामिक्स हैं उनके ऊपर क्या है। Ultimately, this is very important, significant, very important development in international politics because the reapproachment of Saudi Arabia and Iran, क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री वी हैव ऑब्जर्व के ये जो कंट्रीज हैं ये हमेशा से एक दूसरे की राइवल्स रही हैं। और रीजन में जो ज्यादा से ज्यादा मसाइल रहे हैं वो भी इन्हीं स्टेट्स की वजह से रहे हैं आपस में। आई बिलीव कि अगर हम इसको स्क्वीज कर देंगे टूवर्ड सऊदी अरेबिया और ईरान तो ये बड़ी रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। और वाइडर पर्सपेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स इज गोइंग थ्रू अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन। और वो एग्जैक्टली। ट्रांजिशन ये है जहाँ पे जो चाइना है और जो यूएसए है इसके दरमियान एक राइवलरी इमर्ज हो रही है, जिसको हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी लेते हैं या एग्जैक्टली। कोल्ड वार के नाम पे भी लेते हैं जिसको। तो जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल चेंज हो रहा है और उस वर्ल्ड ऑर्डर के डिफरेंट कंटूवर्स हैं। लाइक इट इज चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिकली इन विच अलायंसेज आर शिफ्टिंग। It is changing politically in which authoritarian regimes are consolidating and liberal democracies are retreating. It is economically changing because China is emerging as an economic giant and USA's economy is again going in a downfall। तो ये उस हिसाब से अगर देखें तो मिडल ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट की अगेन आई टोल्ड यू कि उसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है और उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है।
और चाइना की पूरी कोशिश है कि मिडल ईस्ट को वो कंट्रोल करे, और यूएसए जो कि हमेशा से वहां से एक इम्पोर्टेंट एक्टर रहा है, उसको वो जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरलेप करे आके, वहां पे डोमिनेट करे आके। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये मेजर पावर्स की जो इंटरवेंशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पर्टिकुलरली हमें इंपॉर्टेंट नजर आती है चाइना की जो प्रेजेंस है, बिकॉज ये जो आप हम बात कर रहे हैं केस से ईरान जो रीअप्रोचमेंट हुई है, इसमें जो मीडिएटर का रोल प्ले किया है वो अल्टीमेटली दैट इज चाइना। चाइना, एंड एग्जैक्टली। चाइना के इसके पीछे मुकम्मल जो है पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट आपकी जहां तक बात चलती है कि रीजंस क्या हैं इसके पीछे आने के, तो आई बिलीव के द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, द इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एग्जैक्टली। सेकेंडली रीजनल कुछ फैक्टर्स हैं जो दोनों को रीअप्रोचमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं, बिकॉज रीजनली जो सऊदी अरेबिया है, वो उसकी एक पूरी मोहम्मद बिन सलमान के अंडर एक पूरी उसने एक नया एक विजन शुरू किया है, विजन 2030 जिसे कहते हैं, जिसमें एग्जैक्टली। चाहे जो सऊदी अरेबिया है उसको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली दुनिया के अंदर जो है वो उसका स्कोप ब्रॉडर करना है। एंड थर्डली आई बिलीव के जो है डोमेस्टिक रीजंस भी हैं, जिसमें द रोल ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मोहम्मद बिन सलमान का जो रोल है वो इस रीजन के अंदर पीसफुली जो सऊदी अरेबिया उसको राइज करने का पर्पज है। सिमिलरली कुछ ईरान की भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ईरान की कंस्ट्रेंट से ग्लोबल कंस्ट्रेंट है, बिकॉज ईरान हैज रिसेंटली साइंड अ डील विद चाइना, एंड इट इज इन द साइड ऑफ चाइना, बिकॉज अमेरिका ने जब से उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं तो वो मूव कर रहा है चाइना की तरफ। रीजनली हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्क्वीज्ड कंट्री हमें नजर आ रही है, जो सप्रेस्ड कंट्री हमें नजर आ रही है मिलिटरली, इकोनॉमिकली, वो हमें ईरान नजर आ रही है सैंक्शंस की वजह से, और दूसरा ज्यादा प्रॉक्सीज की वजह से। तो एग्जैक्टली। एक इंटरनली भी ईरान को ये प्रेशर था कि अगर वो इसी सिस्टम को सस्टेन करता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सरवाइव सर्वाइव करना। तो आई करना, थिंक ये एग्जैक्टली। दोनों का मकसद था कि साथ लाया जाए, और चाइना का अल्टीमेटली इसमें इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, जावेद साहब, ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की आपने बात भी की है अभी, तो एक प्री डोमिनेंट आर्गुमेंट हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो बेसिकली रिसोर्स में है, ये वाली जो डेवलपमेंट है, इट इज एम्ड एट टू क्रिएट एन एंटी वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें यूएस का रोल जो है उसको एक्सक्लूड करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक आर्गुमेंट है कि एंटी वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर जो है, इससे वो हो रहा है, और इसके यूएस का जो रोल है अल्टीमेटली वो ड्विडल हो जाएगा इस रीजन में? अब या दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट जो कि हमें सरफेस करता नजर आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या एकेडमिया के अंदर। इसको हम कंप्लीटली डिनाई भी नहीं कर सकते, और इसको कंप्लीटली हम अजर्ट भी नहीं कर सकते। जहां तक मेरा अपना ख्याल है इसके मामले में, तो आई बिलीव के हम इसको ले सकते हैं एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के सेंस के अंदर, बिकॉज जो चाइना का व्यू है, चाइना अल्टीमेटली, चाइना को पता है कि वो अमेरिका के साथ अगर डायरेक्ट वॉर के अंदर कहीं पे भी आता है, जैसे अमेरिका ने ट्राई भी करने की कोशिश की है उसको ताइवान के अंदर, तो वो वॉर एग्जैक्टली। की सूरत में बिल्कुल भी नहीं है। एंड चाइना वांट्स तो इकोनॉमिकली डोमिनेट कर ले, और फिर आगे इस सेंस को जिस भी सेंस में लाया जाए तो ले सकता है। तो अगर हम इकोनॉमिक ब्लॉक की बात करते हैं तो आई एम ना ऑप्टिमिस्टिक कि ये है एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक सूरत में नजर आ सकता है, बिकॉज चाइना इसके जरिए अपनी BRI जो इनिशिएटिव है उसको मिडिल ईस्ट के अंदर लेके आ रहा है। एंड सिमिलरली चाइना अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको भी लेके आ रहा है, जो हमें युआन की सूरत में मिलने को आ रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ युआन करेंसी, और डॉलर को थोड़ा बैकअप करने की कोशिश हो रही है। एंड थर्डली जो है चाइना अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अथॉरिटेरियन जो मॉडल सिस्टम है उसका, और एग्जैक्टली। मिडिल ईस्ट जो है उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है वहां पे। तो हम इसको इकोनॉमिकली देखा जाए तो यस, वी कैन रेफर दैट इट इज एन एंटी वेस्टर्न ब्लॉक, बट इसको मिलिटरली सेंस में आई बिलीव कि चाइना फिलहाल नहीं जाएगा इस मामले के ऊपर। लॉन्ग टर्म उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो BRI का भी ऑब्जेक्टिव है, जो जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, बट मिलिटरली वी कैन, इकोनॉमिकली वी कैन से दैट yes, it is transforming into a anti-Western bloc. तो इसमें एक और चीज मैं थोड़ी सी पूछना चाहूंगा कि चाइना हैज बीन ग्रैपलिंग विद टू मेंटेन इट्स सॉफ्ट पावर,
meanwhile having reasonable economic power at the same time. तो क्या आप ये समझते हैं कि ये वाली जो डेवलपमेंट है उससे चाइना की सॉफ्ट पावर भी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, एकेडमिक्स में आर्गुमेंट है कि इससे चाइना की जो सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ रही है। हार्ड पावर में तो वो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे ग्लोबल पॉलिटिक्स को, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, दैट इज वेरी ट्रू आर्गुमेंट। उसका रीजन है बिकॉज जब आप दुनिया के अंदर देखिए, चाइना की जो पॉलिसी है, ग्रेन स्ट्रेटजी, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स दैट कंस्ट्रक्टिव मेंबर इन इंटरनेशनल सोसाइटी। So they एग्जैक्टली। want to be a constructive member। उसका आप पास्ट में रोल देखें, ड्यूरिंग पैंडेमिक के अंदर जो उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, मास्क, वेंटिलेटर्स वगैरह सारी चीजें, अगेन दैट वाज अ सॉफ्ट पावर। मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो एक इस सारी डेवलपमेंट के बाद जो चाइना का व्यू दुनिया के अंदर नजर आया, वो क्या आया है? वो आया है एज अ पीस मेकर, एज एग्जैक्टली। अ पीस ब्रोकर। तो वो एज अ पीस मेकर और पीस ब्रोकर के तौर पे दुनिया को ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर्स और कन्फ्लिक्ट्स, रादर आई वांट टू बी अ मीडिएटर, अ पीस ब्रोकर। और मिडल ईस्ट अगेन पूरी दुनिया का एक बॉलिंग पॉइंट रहा है हमेशा से इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। एग्जैक्टली। अगर चाइना उसको पीसफुली वो करा लेता है, उसको डील कर लेता है, तो अल्टीमेटली चाइना का It जो would सॉफ्ट it would पावर act, है तो it would ultimately enhance China's soft power, we will say that. अच्छा, ओके। डोमिनेट। यूएस जो है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है डेवलपमेंट के ऊपर, और कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो नियर फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकता है? Yeah. As I already told you कि in changing world order यूएसए हमेशा से डोमिनेट करता है मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर। हम्म। बट यूएसए चाइना को एक रीजनल हेजमोन से कट करने के लिए, को कंटेन करने के लिए यूएसए यहाँ से निकला था और वो पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ चाइना को कंटेन करने के लिए गया था, जिसमें उसने वहां पे डिफरेंट मिलिट्री और नेवल अलायंसेस खड़े किए, लाइक ऑकस है, जो है क्वाड है, और उसके अलावा जो है इंडिया को सपोर्ट करना है, और दूसरे जो कंट्रीज है वहां पे उसको सपोर्ट करना है। तो जैसे यूएसए यहाँ से निकला है तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ मिडल ईस्ट के अंदर, और बड़ी श्रूडली चाइना ने स्किलफुली उस वैक्यूम को फिलअप किया कि अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे मेंटेन करके। अभी अमेरिका चूंकि मुकम्मल तौर पे तो नहीं निकला है मिडिल ईस्ट से, बट उसके यहाँ पे इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली हैं अमेरिका। आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज इन मिडिल ईस्ट, और पर्टिकुलरली सऊदीया के लिए, कि वो इसको कैसे डील कर सकता है। उसका रीजन है जो सऊदी अरेबिया को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली है हमेशा से, वो यूएसए से मिली है। यानी एग्जैक्टली। अथॉरिटेरियन स्टेट है एक, और उसको यूएसए हमेशा से एग्जैक्टली। लेजिटिमेसी देता है कि डिक्टेटर वहां पे पावर यूज किए एमबीएस ने। जैसे आपको याद होगा जो है जो टर्किश एक सऊदी का जो वो था, जर्नलिस्ट था, जिसको टर्की में वहां पे कत्ल किया गया, तो बाद में ले उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और वेस्ट हमेशा से खामोश रहा है जमाल खशोगी। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर। बट अभी जब ये मूव करेगा टूवर्ड्स चाइना, तो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर सऊदी अरेबिया टू सस्टेन। अभी तो वहां से आवाजें आएंगी कि आप लोग जो है वो ह्यूमन राइट को वायलेट करते हो, ये कंट्री जो है ये अथॉरिटेरियन स्टेट है। एक तो इस तरीके से प्रेशराइज कर सकता है। दूसरा, सऊदीया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस रही है सिक्योरिटी वाइज, वेपन्स वाइज, वो अमेरिका के ऊपर रही है। तो अभी उसको कंप्लीटली कट करना और चाइना की तरफ मूव करके आना, अगेन दैट वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर सऊदी अरेबिया। तो आई बिलीव कि इसको चैलेंजेस बहुत हैं, और स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर यूएसए इन दिस रीजन, कि वो डायरेक्टली तो मे बी प्रेशराइज ना कर सके, बट इनडायरेक्टली यूएसए इन अ पोजीशन टू प्रेशराइज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, particularly Saudi Arabia, which is important actor in this reapproachment. एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम इसकी ग्लोबल बात करें इम्प्लीकेशंस की, पर्टिकुलरली इस रिसेंट डेवलपमेंट की, तो क्या आप समझते हैं कि सीरिया, इराक और यमन, यहाँ पे ये दोनों पावर्स जो रही हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान एंड सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे, और सम काइंड ऑफ जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है, तो इसके क्या असरात होंगे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेके और रीजनल स्टेबिलिटी को लेके? Okay, Muslim sir, I think this particular development has far-reaching global, regional, and domestic implications as well, particularly regional.
मैं ब्रीफली अगर आपको ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बता दूं तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं। इसके एक सबसे बड़ी, दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर यूएसए हेजमनी। जैसे एग्जैक्टली। यूएसए क्लेम करता है कि आई एम हेजमॉन और आई एम सुपर पावर, तो मिडल ईस्ट जैसा इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो उसके हाथ से निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। और दूसरा, चाइना का मिडिल ईस्ट में एक डोमिनेटिंग रोल हमें नजर आ रहा है, जो कि भी यूएसए के लिए एक बड़ी ट्रिगरिंग बात है, उसके लिए परेशान कौन बात है। और तीसरी, जो युआन की रेस है अगेंस्ट डॉलर, वो भी हमें जो चाइना है उसमें डोमिनेट करता नजर आ रहा है। बट पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं रीजनल इम्प्लीकेशंस किसके ऊपर, तो आई बिलीव कि रीजनल इम्प्लीकेशन को डिटरमिन करेंगे हम वहां पे चलती प्रॉक्सीज की सूरत में, ऑन गोइंग प्रॉक्सीज। और वो प्रॉक्सीज हमें मिलती हैं फलस्तीन में भी मिलती हैं, यमन में भी मिलती हैं, सीरिया में भी मिलती हैं। इन रीजन्स के अंदर अगर ये रीअप्रोचमेंट कामयाब होती है तो आई बिलीव के उसमें रिडक्शन आएगी, रिड्यूस होंगी ये सारे जो प्रॉक्सीज हैं, और ये हो रही हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि यमन के ऊपर बोथ आर विलिंग टू टॉक, एंड सीरिया के ऊपर बोथ कंट्रीज आर विलिंग टू टॉक। और अगर चाइना भी इनके साथ रहा तो इन फ्यूचर आई बिलीव कि आपको मिडिल ईस्ट का रीजन जो है वो कंपैरेटिवली पीसफुल नजर आएगा, जो आपको आजकल की सूरत में नजर आ रहा है। अगेन दिस इज इम्प्लीकेशन, तो इसका पॉजिटिव साइड ये कि फ्लिप साइड भी है, और फ्लिप साइड ये अल्टीमेटली के क्या ये रीअप्रोचमेंट इन प्रॉक्सी को खत्म करवा पाएगी कि नहीं। अगर खत्म करवा पाती है तो वी विल बिलीव के इट इज सक्सेसफुल। अगेन दिस इज अ हरकुलन टास्क फॉर दैट दीज कंट्रीज के यूं कैसे लेके चलते हैं। बहरहाल आई एम ऑप्टिमिस्टिक, और इसके ऊपर बात भी हो रही है, क्योंकि अगर सऊदी और ईरान years ऑफ एनिमिटी के बाद मिल सकते हैं तो रीजन के अंदर चलती हुई प्रॉक्सीज भी खत्म हो सकती हैं। चलें, अच्छा, अगर हम ग्लोबल implications में मुस्लिम वर्ल्ड को फोकस करें, आई मीन पार्टिकुलरली वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इस्लामिक कॉपरेशन, वो भी ये है कि जो आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज रही हैं और पार्टिकुलरली सऊदी अरबिया और ईरान की रही हैं, अगर मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर इसकी ग्लोबल implications की बात की जाए तो वो कौन सी हो सकती है? बहुत आई थिंक पॉजिटिव एंड इफ देयर आर नेगेटिव। आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस मैं इसको देखता हूँ। उसका रीजन ये है कि सऊदी अरबिया और ईरान की वजह से मुस्लिम कंट्रीज भी डिवाइडेड रही हैं बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल रीजंस, यानी शियाइज्म और जो सुन्नीइज्म की हम बात करते हैं, कुछ स्टेट्स उससे सुन्नीइज्म को, शियाइज्म को, और दोनों स्टेट यूज भी किया है, दोनों मुस्लिम स्टेट को। पाकिस्तान उसका पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो आई बिलीव कि अगर ये दोनों की अप्रोचमेंट पॉजिटिव सेंस में जाती है और चाइना चूंकि इसके अंदर इंक्लूड है, तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए आई बिलीव दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मोमेंट। और मुस्लिम कंट्रीज या मुस्लिम स्टेट्स अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी बैलेंस कर सकती हैं। और अगेन इकोनॉमिकली भी, चूंकि सऊदी अरबिया है वो बड़ा विजन 2030 के बाद सऊदी अरबिया में इकोनॉमिक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हमें नजर आएंगे, चांसेस नजर आएंगे, तो उससे भी फायदा उठा सकती हैं। और जो ओआईसी जो कि डिवाइडेड रही है इन्हीं आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, वो एग्जैक्टली। मजीद स्ट्रेंथन हो सकती है। और ओआईसी ही इम्पोर्टेंट जो है हमें प्लेटफॉर्म नजर आता है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है मुस्लिम स्टेट्स को मिलाने का, उसके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और जो व्हाट डू यू एंटिसिपेट कि ये जो इनके हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इनकी, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है रिसेंट हिरोशिमा की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये होगी उसके ट्रू स्पिरिट में? क्योंकि जो पास्ट जब हम हिस्ट्री देखें उनकी कन्फ्लिक्ट्स की और आपस में जो उनके क्लैशेस रहे हैं, तो इसके बारे में एक आर्गुमेंट ये भी है कि दिस एग्रीमेंट इज आल्सो नॉट गोइंग टू सर्वाइव एज वेल। I to some extent disagree with that argument. And I have my own justification, and that justification includes the role of China. चाइना को ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए चाइना सिग्निफिकेंस है। ईरान तो ना कर भी नहीं सकता चाइना को, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी अगर सस्टेन कर भी रही है तो बिकॉज ऑफ ईरान की कर रही है तो बिकॉज ऑफ चाइना, इस पूरे सैंक्शंस के दौर के अंदर। और साथ में डील भी बहुत ज्यादा साइन की हुई है। और सेम अगर विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान को कंप्लीट कराना है तो उसके लिए चाइना का रोल इंपॉर्टेंट है, बीआरआई का इंपॉर्टेंट है, अगेन सीपेक का इंपॉर्टेंट जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से आई बिलीव कि ये चीजें मटेरियलाइज हो सकती हैं, बल्कि हो रही हैं। अगर रिसेंटली आप डेवलपमेंट देखें तो एम्बेसीज ओपन हुई हैं, यमन के ऊपर दोनों स्टेट्स बात करने को तैयार हैं। और दोनों के एग्जैक्टली। दरमियान अगर रिसेंटली वीडियो भी जो है वो सरफेस हुई है, अगर आप देखें कि
सूडान के अंदर एक ईरान की कश्ती फंस गई थी वहां पे, तो उसको रेस्क्यू सऊदीयंस ने किया है जाके। हम्म, और बाद में जो उन्होंने जिस तरीके से उनको डील किया है और जैसे यहाँ से भेजा है जिस तरीके से, ये ऑप्टिक्स शो कर रहे हैं कि बोथ कंट्रीज आर विलिंग एंड दैट एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी मटेरियलाइज ऑल्दो देयर आर डिफिकल्टीज, बट आई बिलीव बिकॉज ऑफ चाइना बोथ स्टेट्स कैन मटेरियलाइज दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। चले अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो अब क्या समझते हैं कि इस जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके पाकिस्तान उसके बेनिफिट्स क्या कैसे ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी? हाउ एंड इन व्हाट वेज पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट और दिस रिकंसाइलेशन? आई बिलीव पाकिस्तान के लिए ये डेवलपमेंट पॉजिटिव सेंस में है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान को इस डेवलपमेंट से, इसके प्रोस्पेक्ट्स की बात की जाए तो आई बिलीव के दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से पाकिस्तान पैदा उठा सकता है। नंबर वन, पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस कर सकता है इस डेवलपमेंट के बाद, जो कि हमेशा हमारी डायलेमा की सूरत में रही है कि वेदर वी शुड सिट विद ईरान विच इज अवर अप्रोक्सीमेट नेबर, or we should join the Saudian bloc, which is ultimately our economic partner या इकोनॉमिक एग्जैक्टली। रेस्क्यूअर हमेशा हमेशा से रहा है। तो हमने हमेशा सऊदीया की साइड ली है और प्रोक्सीमेट नेबर को हमने उसके साथ पॉलिसी बैलेंस नहीं किया है। अगर दोनों एग्री होते हैं और साथ में चाइना का भी रोल होता है, तो ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी कि हम पॉलिसी को बैलेंस कर पाएंगे दोनों स्टेट के साथ। और ये बैलेंसिंग फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली कैन लीड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज हम उसी के साथ साथ ही अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करके ईरान के साथ, उनके साथ भी ट्रेड को इनहेंस कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर वहां पे सऊदी अरेबिया वहां पे आ जाता है हमारे साथ, तो सऊदी अरेबिया के साथ सीपैक के लिए सऊदी अरेबिया कैन बी अ गुड पार्टनर, और चाइना उसको ला भी सकता है और इसके ऊपर बातें भी हुई हैं। तो आपको नजर आएगा कि जो सीपैक है उसकी सिग्निफिकेंस मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर इंक्रीज होगी, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वहां पे आ सकती हैं। और दूसरा जो है, ईरान से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ले सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी को भी हम बैलेंस कर सकते हैं ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान। और ये दोनों हमारे बहुत ही बड़े मसाइल रहे हैं अभी तक। तो इस डेवलपमेंट के बाद आई थिंक इट कैन लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में इसके डोमेस्टिक सेक्टेरियन जो डायनामिक्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस देखें, या फिर जो कम्युनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर देखें, तो वो उनको आप किस तरह से एनालाइज करें? I believe again that is a positive thing for us, ओके। because Pakistan has always been suffered from sectarian conflicts, ठीक है। और उसमें जो ज्यादा इंटेंसिफाइंग रोल रहा है वो सऊदी और ईरान का रहा है अपनी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे। तो अगर एग्जैक्टली। ये दोनों स्टेट्स आपस में रीअप्रोच कर रही हैं और पाकिस्तान भी इसके अंदर चाइना के जरिए शामिल हो सकता है, तो आई थिंक मुझे फ्यूचर के अंदर ये चीजें रिड्यूस होते नजर आ रही हैं, ये टेंशन रिड्यूस होते नजर आ रही हैं। ऑल्दो मतलब ये नहीं है कि सडनली हो जाएंगी ऐसे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कैन ऑब्जर्व के ये चीजें रिड्यूस होंगी। उसका रीजन ये है कि अगर ईरान की तरफ से और सऊदी अरेबिया की तरफ से वो जो पहले की हमारी हमारी जो पास्ट में उनके उनकी सपोर्ट रही है, असिस्टेंस रही है, अगर वो कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं ये भी अब कम होते नजर आ रहे हैं। और इसका फायदा हमें ये होगा कि हम इस बड़े मसाइल से निकल के अपने दूसरी मसाइल की तरफ सोचने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। जिनमें से कुछ बड़े अहम मसाइल हैं। चलें। अच्छा, पाकिस्तान जो है, हाउ कैन इट बैलेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट व्हाइल नॉट डायरेक्टली यू नो इंटेंगलिंग इन लार्जर रीजनल राइवलरीज? तो कौन सी ऐसी है पॉलिसी कि पाकिस्तान अपनी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करे, और जो भी इस तरह के डेवलपमेंट हो ग्लोबल या कोई कंफ्लिक्ट हो इवन के, तो हम कैसे, हमारे लिए उसके लिए ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस क्या होने चाहिए, और फिर पर्टिकुलरली इस डेवलपमेंट के बाद हमारे पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस कौन से हैं? ओके, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड दैट रीजनल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट है। uh, हमारी फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा मसला ये है कि वी आर नॉट क्लियर, हमारे पास स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर के वेयर वी आर हेडिंग। तो सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है फॉरेन पॉलिसी में, क्लैरिटी के हमने जाना कहाँ पे है और क्लैरिटी कैसे आएगी। क्लैरिटी लाने के लिए हमारा सबसे पहला काम है कि हम जो हमारी डोमेस्टिक लीडरशिप है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना।
और डोमेस्टिक लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए अल्टीमेटली वी नीड अ न्यू मैंडेट, जो कि नहीं है डोमेस्टिकली। तो हम कैसे फॉरेन पॉलिसी को केयर टेकर बेसिस पे तो आप फॉरेन पॉलिसी को नहीं लेके जा सकते ना। तो एक तो ये बड़ा एग्जैक्टली। मसला है इस वजह से। इस वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे आना लाजमी है अगर पॉलिसी को डायरेक्शन देनी है प्रॉपर, नंबर वन। और नंबर टू, हमें थोड़ा सा और कुछ भी नहीं तो हमें बयानबाजी से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यानी कि वी शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल गिविंग एनी स्टेटमेंट इन दीज रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर जब भी हम एग्जैक्टली। कोई बयान दें, कोई स्टेटमेंट दें, तो बड़ी कॉन्शियस होनी चाहिए, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, हमारी हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि we should not become the part of any major power in this rivalry. We should maintain our neutrality. Ultimately this is the biggest task. कह देना आसान होता है कि हम न्यूट्रल हैं और हम किसी की साइड नहीं ले रहे। वो कैसे पता चलेगा? वो आपके एक्शन से पता चलता है। एक्शन आप कैसे शो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं बाय स्टेटमेंट्स। तो एक तो एग्जैक्टली। थोड़ी सी जबान की तालाबंदी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, एग्जैक्टली। हमें जो है वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के क्राइसिस है इंटरनली उसको डील करने की जरूरत है, फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। और तीसरा, हमें फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी देने की जरूरत है। अगर ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो हम इंटरनेशनली भी और रीजनली भी इन सारी चीजों को कंपैरेटिवली अच्छा डील कर सकते हैं। क्योंकि इसके एग्जैक्टली। अलावा कोई और सोल्यूशन यहाँ पे बैठना ना, वो इम्प्रैक्टिकल है। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। चले, एक सवाल मेरा आखिरी, डायरेक्टली जो इससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन यूएस ट्रूप्स जो है, सिंस दे आर नो लॉन्गर इन काबुल, और मैंने उजैर यूनिस साहब से भी यही पूछा था, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि जियो पोलिटिकल रेंट सीकर जो होता है, तो फिर जब रीजनल और ये वाली चेंजिंग जो डायनेमिक्स होते हैं कि जैसे ट्रूप्स नहीं है, सोवियट्स थे नहीं है, यूएस में डॉलर आ रहे थे उस वक्त, तो अब यूएस जो है, इट इज बिलीव्ड अमंग एकेडमिक्स एज वेल, इट इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। डैनियल मार्के ने जब अपनी बुक लिखी थी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने भी कुछ रीजंस दी थी कि यूएस के लिए एग्जिट है नहीं पाकिस्तान से। तो जो यूएस पाकिस्तान के रिलेशन हैं और जो ये ग्लोबल चेंजिंग डायनामिक्स हैं, उसमें अब यूएस के लिए पाकिस्तान कितना अहम रह चुका है और उसके क्या इंटरेस्ट फ्यूचर में हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूएस इज क्वाइट इनडिफरेंट अबाउट पाकिस्तान। आई हैव माय ओन व्यू ऑन दिस। एग्जैक्टली। आई बिलीव के अल्टीमेटली जहां तक यूएसए मौजूद था अफगानिस्तान में तो हमारी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। निकलने के बाद वो तो नहीं रही है, बट ये भी नहीं कि नहीं रही है। तो हमारी इंपॉर्टेंट तो है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको एक लार्जर सेंस में देखता हूँ। लार्जर सेंस ये है कि यूएसए के लिए जो सबसे बड़ा हेडेक है वो है उसका हेजमोनिक पावर का शेटर होना। और उसके एग्जैक्टली। हेजमोनिक पावर को शेटर कर रहा है चाइना। चाइना। और चाइना हेजमोनिक पावर को शेटर कैसे कर रहा है? विद द एडवेंट ऑफ बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और बीआरआई का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है दैट इज सी पैक। और सी पैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर आप रीजनली चाइना को कंटेन करना चाहते हैं तो आपको सी पैक को रोकना होगा। उसके लिए एग्जैक्टली। चाइना की पूरी अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इंडिया को आगे लाया जाए। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान को भी जो है वो टैकल करने की जरूरत है। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड रहेगा कि सी पैक को ज्यादा मटेरियलाइज ना किया जाए, इस पर रोका जाए, नंबर वन। नंबर टू, अफगानिस्तान से अमेरिका आई डोंट थिंक कि कंप्लीटली निकल जाए, उसे कंसर्न ही नहीं रहेंगे। अमेरिका के कंसर्न हैं अफगानिस्तान के अंदर। सबसे पहला कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान के अंदर रहकर ही वो चाइना की एक साइड को डील कर सकता है, यानी जो उसके एग्जैक्टली। बॉर्डर्स मिलते हैं साथ में। और अफगानिस्तान में बैठकर ही वो पाकिस्तान को भी परेशान करे या हैरान करे कर सकता है। और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के ही वो ईरान को भी टैकल कर सकता है, जो कर रहा था हमेशा से। और अफगानिस्तान के अंदर बैठ के ही वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी उसकी जो थे लिंक्स मौजूद थे। तो अगर ये यहाँ से निकल गया है तो आई थिंक कि उसको वापस आने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एयर बेसिस की जो बात हो रही थी, आई बिलीव कि यूएसए को जरूरत होगी इस चीज की। अगर नहीं है तो उसकी दो दो सूरतें हैं कि या तो वो तालिबानों के साथ कोई डील करके निकला है यहाँ से। अगर डील करके निकला है तो अगेन तालिबानों पे नजर रखनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़नी है उसको। अगर डील करके नहीं निकला है तो तालिबानों को भी मुकम्मल इंडिपेंडेंट नहीं होने देगा। तो इसके लिए उसको एक और फोर्स की जरूरत है तालिबानों के लिए, जो कि आईएसएस के सूरत में मिल रही है। खुरासान जो चैप्टर है आईएसएस का, उसको सपोर्ट करके ले सकता है या किसी भी एक और प्रॉक्सीज को वहां पे खड़ा कर सकता है।
तो आई थिंक इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पर्टिकुलर पाकिस्तान के अंदर यूएसए के स्टेट्स हैं और यूएसए यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो वो चाहे प्रॉक्सी की सूरत में हो, चाहे वो डायरेक्टली तो खैर नहीं आ सकता, इनडायरेक्टली किसी इंटेलिजेंस की सूरत में हो, तो पाकिस्तान इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है अब्दुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट हैज बीन अ वंडरफुल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू।